आज हम लोग क्लास 12 का अध्याय 6 सरल परिपथ का अध्ययन किया जाएगा। तो सरल परिपथ के पहले अध्यायों में आपने धारा, विभवांतर, परिपथ के बारे में, से प्रतिरोध, संधारित्र, इस सब बारे में जानकारी आप ले चुके हैं। अब हमें आगे बढ़ना है। तो जब हम परिपथ की बात करते हैं तो परिपथ जब पूर्ण होता है तभी धारा प्रवाहित होती है। अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो वह पूर्ण परिपथ है, और जब तक धारा प्रवाहित नहीं होती तब आप परिपथ तैयार कर रहे हैं, और धारा प्रवाहित कराना होगा तो पूर्ण परिपथ करना पड़ेगा। तो ये परिपथ होता है। अब जैसे हम बात करेंगे, आज का पहला टॉपिक आपका है वैद्युत सेल का। देखिए वैद्युत सेल क्या होता है, पहले इसको देख लीजिए। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वैद्युत सेल वैद्युत परिपथ में अस्थायी धारा के प्रवाह को बनाए रखती है। मतलब वैद्युत सेल ऐसा है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करता है। और सेल आपके दो प्रकार के भी होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। इन दोनों सेलों में क्या अंतर होता है एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस सेल के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। ये क्या है, देखिए वैद्युत सेल में भिन्न भिन्न धातुओं की दो प्लेटें होती हैं, एक और दो प्लेटें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये प्लेटें एक अम्लीय अथवा क्षारीय विलयन में डूबी रहती हैं, या तो एक ये अम्लीय या क्षारीय विलयन में डूबी रहती हैं, जिसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ये जो पदार्थ भरा हुआ या तो अम्लीय या तो क्षारीय है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। वैद्युत अपघट्य में इन इलेक्ट्रोडों को डुबोने पर, ये इलेक्ट्रोड जब लाके इसमें डाल देते हैं, इन इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, डाल देते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड धनावेशित तथा दूसरा ऋणावेशित हो जाता है, जिन्हें क्रमशः एनोड और कैथोड कहते हैं। ये तो आपका सेल तैयार हो गया। जैसे आपने कहा एक को हम एनोड और एक को कैथोड कहते हैं, तो जैसे हमने ये मान लिया ये प्लस हो गया आपका, तो आपने इसका नाम एनोड रख दिया, और ये माइनस हो गया तो इसका नाम आपने कैथोड रख दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे, जब इन्हें हम एक चालक तार से जोड़ देंगे, जब इन्हें हम क्या करेंगे, एक चालक तार से जोड़ देंगे इन्हें हम। तो चलिए एक चालक तार लेते हैं ऐसे, फिर मान लीजिए हमने कोई एक बल्ब लगा दिया, और यहाँ पे हमें देखिए बल्ब लग गया, बल्ब जलेगा तो हमें एक स्विच की भी ज़रूरत होती है, तो उस स्विच को भी हम लोग को लगाना पड़ता है। जैसे हम लोग कुंडली करते हैं तो आप यहाँ लगा सकते हैं, या आपका स्विच हो गया, और ऐसे लाके इसमें आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये परिपथ आपका तैयार हो गया। ठीक है। अब देखिए यह सेल कैसे काम करता है। अब तो हमने परिपथ जोड़ दिया, आपने पहले रचना पढ़ लिया, ये क्या है, ये कैसे होते हैं, आपने पढ़ लिया। अब देखिए किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए आपको पता है कि अगर धारा का प्रवाह निरंतर बना रहे तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनिवार्य है, ये आप जानते हैं। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो धारा का प्रवाह संभव नहीं है, जिसके लिए किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा देते रहने की आवश्यकता होती है। जैसे आपने परमाणु पढ़ा था कि जब हम बाहर से ऊर्जा देते थे उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता था, मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ने से उसमें धारा प्रवाहित होती है। तो हमें कह रहा है इसमें भी हमें वही काम करना है कि हमें बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए वैद्युत प्रवाह निरंतर बना रहता है, तथा ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, जो इसके अंदर ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा, निरंतर वैद्युत ऊर्जा में बनी रहती है। ठीक है। आप इसे बाह्य ऊर्जा देंगे तभी ये काम करता रहेगा, और परिपथ में धारा आपका हमेशा बना रहेगा। और इसके बाद देखिए अब क्या करना है, जैसे आपने इनको वायर से जोड़ चुके हैं, इसके बारे में आप समझ लिया। अगर हम आगे विभवांतर की बात करें तो इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच एक प्रतिरोधक जोड़ देते हैं, तो इसमें निरंतर धारा बनी रहती है। तो ये जो आप तार जोड़े हैं इसी को हम प्रतिरोधक कर रहे हैं। अगर आपको इसमें जैसे दो इलेक्ट्रोड हो गया, आप चारों से धारा बनी रहे, तो यहाँ से एक और यहाँ से एक चालक जोड़ दीजिए, आपका धारा प्रवाह बना रहेगा। अब जैसा हमने बताया कि सेल दो प्रकार का होता है। तो पहला आपका सेल होता है देखिए जैसा हमने कहा प्राइमरी सेल मतलब प्राथमिक सेल, और दूसरा द्वितीयक सेल।
अब देखिए हम लोग प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बारे में समझते हैं कि प्राथमिक सेल है क्या आपका। अगर हम प्राथमिक सेल की बात करते हैं तो ऐसे वैद्युत सेल जिनमें होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। अनुत्क्रमणीय मतलब एक बार जो हो गया वो दोबारा नहीं होने वाला है। मतलब एक बार आपका बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो आप उसे चार्ज नहीं कर सकते। अगर ऐसे सेल आपको मिलते हैं तो उन्हें हम प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है, इन सेलों को आप आवेशित नहीं कर सकते। जैसे हमने बताया कि अगर ये एक बार डिस्चार्ज हो गए तो आप उसे फिर यूज कर लें तो वो आवेशित नहीं किया जाता है। इसका रीजन क्या होता है कि एक बार वैद्युत अपघट्य पदार्थ, जो उसमें आप वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरे होते हैं, प्रयुक्त होने के बाद नया वैद्युत अपघट्य पदार्थ प्रयुक्त करने पर ही वह काम कर सकता है। कहने का मतलब जैसे आपने एक सेल लिया, मैं एग्जाम्पल बताऊंगा कौन सा सेल है। अगर उसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, आपने उसको यूज कर लिया, वो निरावेशित हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब चार्ज उसको आप आवेशित कर नहीं सकते। अगर नहीं कर सकते तो फिर उसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो आप कहेंगे जो उसका वैद्युत अपघट्य पदार्थ है उसको ही निकाल के नया लगा के फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। ये आपका हो गया प्राथमिक सेल। एग्जाम्पल में जैसे लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल। देखिए लेक्लांसे भी वैज्ञानिक नेम है, डेनियल भी वैज्ञानिक नेम है। इन्होंने जब सेल के बारे में अध्ययन किया, जब उन्होंने सेल बनाया तो काफ़ी बड़ा सेल बनाया। उसमें लिक्विड तरल पदार्थ जैसे अम्लीय, क्षारीय इस प्रकार के द्रव्य भरे होते थे और वो इतना भारी होता था कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना मुश्किल था। ये उनका दोष था। और डेनियल सेल की बात करते हैं तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। काफ़ी भारी इनका बैटरी होता था, सेल होता था और वो क्या करते कि एक स्थान दूसरे स्थान ले जाना मुश्किल होता था, उसमें भी लिक्विड भरा होता था। अब ये दोनों उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जो डेनियल सेल था वह लेक्लांसे सेल की अपेक्षा कहीं ज़्यादा धारा स्थायी प्रवाह करा सकता था। अब उसके बाद एक बैटरी का नाम आता है शुष्क सेल। शुष्क सेल जो लेक्लांसे सेल का रूपांतरित है, मतलब लेक्लांसे ने ही इसका रूपांतरण करके शुष्क सेल किया। इसकी विशेषता यह थी जैसे हम घड़ी में, टार्च में, रेडियो में, इन सब में जो सेल आप देखे होंगे वही सेल शुष्क सेल होता है, जिसको हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। अब आते हैं द्वितीयक पे, द्वितीयक पे। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, प्राथमिक अनुत्क्रमणीय होती है, वह एक बार हो गया वापस नहीं होने वाला। अब जैसा आप समझ गए होंगे द्वितीयक सेल में उसका उल्टा होगा। ऐसे वैद्युत सेल जिनमें होने वाली रासायनिक क्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। उत्क्रमणीय का मतलब आप एक बार यूज कर लिए तो फिर उसे दोबारा चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें हम द्वितीयक सेल कहते हैं। अब देखिए कैसे होता है। इस क्रिया में सेल को दी गई ऊर्जा, जो आप सेल को ऊर्जा आप जो देते हैं, आपने सेल को ऊर्जा दे दिया। जैसे आप इन्वर्टर एग्जाम्पल ले सकते हैं, इन्वर्टर को दिमाग में रख के सोचिए। इस क्रिया में सेल को दी गई ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा जो होगी, आप उस वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर सेल में संचित हो जाती है और आवश्यकता अनुसार जो संचित रासायनिक ऊर्जा को वह वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। एग्जाम्पल में सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल। एग्जाम्पल आप कार में जो बैटरी इस्तेमाल होता है, बस में जो बैटरी इस्तेमाल होता है, इन्वर्टर आदि, ये लोग आते हैं सेल में। अब अगला आपका टॉपिक रहेगा, अगला टॉपिक आपका सेल का वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल का मतलब जो वैद्युत को वाहक करता हो, ढोता हो, कैरी करता हो। अब देखिए ये कब जरूरत पड़ता है, किस कंडीशन में वैद्युत वाहक बल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने कहा कि सेल के बारे में आप पढ़ ही रहे हैं। जब किसी सेल के दोनों टर्मिनल को किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़कर, जैसे आपने फिगर में बनाया था, यहाँ पे दो टर्मिनल ऐसे खड़े हुए थे, एक एनोड एक कैथोड आपका था। फिगर आपका पिछले में है, उस पर देख लीजिएगा, ऐसे करके जब इनको हम किसी प्रतिरोध से क्या करते हैं, मतलब चालक तार से इनको जोड़ देते हैं। हमने जोड़ दिया, फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान से। जब किसी सेल के दोनों टर्मिनल को किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ पूर्ण करते, हमने कहा था परिपथ पूर्ण करने के लिए पूरा एक सर्कल जैसा एक पूरा बन जाना चाहिए, बना था। वो सर्कल आपका अगर पूरा नहीं हुआ है, परिपथ पूरा नहीं हुआ, धारा प्रवाहित होगी ही नहीं। तो परिपथ में एक धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। आपने परिपथ तैयार कर लिया, अब उसमें क्या होगा, एक धारा प्रवाहित होगी। बाह्य प्रतिरोध एवं सेल का वैद्युत अपघट्य, बाह्य प्रतिरोध बाहर जोड़े हैं और जो अंदर है सेल के अंदर है, वैद्युत अपघट्य प्रवाह धारा के मार्ग में अवरोध लगता है। देखिए प्रतिरोध का ही मतलब होता है जो धारा को रोकता हो,
ठीक है, लेकिन वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें एक ऐसा काम होता है, एक ऐसा बल होता है या कार्य होता है जो उस धारा को फिर भी निरंतर बनाए रखती है, जिस कारण परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा सेल द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया। अगर आप परिभाषा में एक दो लाइन समझना चाहते हैं तो एकांक आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। यह ऊर्जा सेल ही देता है एकांक आवेश को, मतलब एकांक आवेश हम यूनिट की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा आवेश है, उसको पूरे इस परिपथ में घुमाने में, इस पूरे परिपथ में घुमाने में जो सेल द्वारा ऊर्जा दी जाती है वही वैद्युत वाहक बल कहते हैं। उसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से, कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हमने मान लिया कि माना क्यू कूलाम आवेश को सेल सहित परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W हो तो किया गया तो वैद्युत बल जो आप वैद्युत वाहक बल कर रहे हैं E इक्वल टू W अपॉन में Q। अब बात करेंगे ये कार्य आपने किया हुआ है, कार्य का मात्रक जूल हो गया और आवेश का मात्रक कूलाम हो गया। तो अगर मात्रक लिखेंगे जूल प्रति कूलाम, ये मान लीजिए आपका हो गया जूल प्रति कूलाम। ठीक है, अब देखें इसका एक दूसरा मात्रक भी होता है वोल्ट, इसको आप इसे भी याद कर सकते हैं। दूसरा मात्रक आपका होता है वोल्ट। ठीक, अब इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे सेल का टर्मिनल विभवांतर। चलिए उसको देख लेते हैं क्या होता है। अगला देखिए सेल का टर्मिनल विभवांतर। देखिए एक ही फिगर से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक बार आप पढ़ के फिर एक ही फिगर पे आप सारा चीज़ फोकस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमने उस समय भी विभवांतर का बात किया था कि जब हमने आपको सेल बता रहा था पहले टॉपिक में, तो भी हमने विभवांतर का बात किया था कि जैसे आप परिपथ को जोड़ेंगे विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, अब विभवांतर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए कोई तो कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य हो गया। और किसको लेके आएंगे हम? आवेश को लेके आएंगे, ये हो गया। तो अब देखिए कैसे इसको समझ सकते हैं। एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से, ये आपका एक टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल बाह्य परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में, देखिए यहाँ से यहाँ तक की बात हुई है, एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या कार्य भी कर सकते हैं, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। जो विद्युत वाहक बल था उसमें आपने एक अंतर ध्यान से देखा होगा कि पूरा बैटरी सहित वैद्युत अपघट्य पदार्थ सहित था, मतलब वो पूरा अंदर से चल रहा था। लेकिन इसमें आपको क्या कहा गया है? केवल टर्मिनल पे, यहाँ देखिए लिखा होगा वाह्य परिपथ में एक बार, ये टर्मिनल, केवल इसकी बात हो रही है। ठीक है, और विभवांतर को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं, तो V इक्वल टू हो गया आपका W अपॉन में Q। ठीक है, V इक्वल टू W अपॉन में Q का फार्मूला बहुत जानते हैं, Q इक्वल टू IT और W का बहुत सारा फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो अब उससे बना सकते हैं। मात्रक आपका फिर से वही हो जाएगा जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट। ये आपका सेल का टर्मिनल विभवांतर हो गया। चलिए अगला पढ़ते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, वो क्या होता है। अगला टॉपिक हम लोग का है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध का काम आप जानते हैं, जो धारा के मार्ग में रुकावट करे। अब हम पढ़ रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध। जो बाह्य प्रतिरोध होता है उसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात मैं आपको सेल के बारे में बता दूं, जैसे आप बार बार ये मैं बता भी रहा हूँ कि प्लस से माइनस की ओर धारा चलती है और ये परिपथ पूर्ण हो जाता है। लेकिन आपको ये भी बात जानना जरूरी है कि बैटरी के अंदर वैद्युत अपघट्य पदार्थ, ध्यान दीजिए, बाहर हम हमेशा पढ़ते हैं कि धारा प्लस से माइनस की ओर जाती है, लेकिन अगर हम बैटरी के अंदर आते हैं तो हम ये हमेशा याद रखेंगे कि बैटरी के अंदर जो वैद्युत अपघट्य का पदार्थ है उसके अंदर धारा जो होती है माइनस से प्लस की ओर चलती, जस्ट उल्टा, माइनस से प्लस की ओर चलते हुए देखिए यह पूरा परिपथ तैयार हो गया। हमने पहले पूरा परिपथ तैयार होगा तभी धारा प्रवाहित होगा। सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य पदार्थ में धारा हमेशा माइनस से प्लस की ओर चलती है और बाह्य में प्लस से माइनस की ओर चलती है। ठीक है, अगर हम इसका परिभाषा बनाना चाहें तो मतलब
प्रतिरोध की साख दे सकते हैं। जिस प्रकार चालक तार धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध करता है, उसी प्रकार सिल के अंदर वैद्युत अपघट्य भी धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध लगाता है, जिससे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक ओम होता है। क्लियर हो गया? बस यही बता देंगे कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ के अंदर, ठीक है, जो धारा के मार्ग में अवरोध करता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये आपका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। आज के लिए इतना ही, उसके बाद फिर नेक्स्ट। धन्यवाद।